मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये लाखों लोगों की सच्चाई है भारत के नॉर्थ ईस्ट यानी कि पूर्वोत्तर में, जहां पे हेवी मॉनसून्स के चलते हमारे जो रिवर्स हैं, चाहे वो ब्रह्मपुत्र हो या उसके ट्रिब्यूटरीज हो, वो ओवरफ्लो करते हैं, जिसके चलते नॉर्थ ईस्ट के लोगों का जान माल का नुकसान होता है। और इसी प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में अगर इसको हम समझने की कोशिश करें तो काफी सारे विशेषज्ञ ये चिंता जताते हैं कि जैसे भारत इंडस वाटर ट्रीटी का यूज करके पाकिस्तान का वाटर सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए सक्षम है, क्या वैसे ही चाइना ब्रह्मपुत्र के पानी को रेगुलेट करके भारत के नॉर्थ ईस्ट को और उसके रह रहे लोगों को नेगेटिवली अफेक्ट करेगा? इसी टॉपिक को अनरावल करने के लिए स्टडी आईक्यू की तरफ से आपके सामने मैं प्रस्तुत हुआ हूं। मेरा नाम है भुवन झा। अगर हम ब्रह्मपुत्र नदी के हिस्ट्री को देखें तो ये एक ऐसा नदी है जो काफी डीपली इंटरलिंक्ड है नॉर्थ ईस्ट के आर्ट, कल्चर, म्यूजिक और ट्रेडिशन के साथ। फॉर एग्जाम्पल, ये फोटो जो आप देख रहे हैं ये है लेट डॉक्टर भूपेन हजारिका, जिनको बार्ड ऑफ ब्रह्मपुत्र के नाम से भी जाना जाता है। इनका एक गाना है बिस्तीर्नो दुपोरे, जिसका बंगाली में ट्रांसलेशन होता है ओ गंगा बोइछो कैनो, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं ओ गंगा बहती हो क्यों। यहां पे ये जो गंगा है ये गंगा नदी को रेफर नहीं किया जा रहा है। यहां पे भूपेन हजारिका जी गंगा नदी के माध्यम से ब्रह्मपुत्र को संबोधित कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि विस्तार है तुम्हारा अपार, प्रजा में हाहाकार, ओ गंगा बहती हो क्यों। ब्रह्मपुत्र नदी का पानी एक तरीके से नॉर्थ ईस्ट का लाइफलाइन है। उसका पूरा ट्रेडिशंस, आर्ट, कल्चर, उसका फ्यूचर ब्रह्मपुत्र के साथ जुड़ा हुआ है। और इसीलिए आप देखेंगे कि नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया को बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट की श्रेणी में रखा जाता है। आपको पता होगा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स वो एरिया होते हैं जहां पे हमें रिच एंडेमिज्म मिलता है, बहुत सारे स्पीशीज मिलते हैं। अब वो चाहे हुलॉक गिबन हो, चाहे क्लाउडेड लेपर्ड्स हो, चाहे हमारे सांगाई डियर हो, ये सारे ऑर्किड्स हो, ये पार्ट है नॉर्थ ईस्ट के इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस की, इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी की। तो कैसे ब्रह्मपुत्र इंपॉर्टेंट है इन सब के लिए? सबसे पहले समझते हैं कि ब्रह्मपुत्र आता कहां से है। तो ब्रह्मपुत्र नदी आप देखेंगे ट्रांस हिमालयाज यानी कि तिब्बत के साइड से शुरू होता है, फ्रॉम अ प्लेस कॉल्ड एज द आंगसी ग्लेशियर। आंगसी ग्लेशियर से जो शुरू होता है उसके बाद करीब करीब 3000 किलोमीटर का इसका डिस्टेंस है, जब जाके वो बे ऑफ बंगाल में ड्रेन आउट करता है। आप देखेंगे कि ये चाइना से ट्रैवल करते हुए उसके बाद इंडिया में घुस रहा है अरुणाचल प्रदेश में पासीघाट डिस्ट्रिक्ट, जिसका नियरेस्ट विलेज हम लोग कहते हैं, जो नियरेस्ट गांव है उसका नाम है गेलिंग। उसके बाद वो असम प्लेन्स के थ्रू होते हुए बांग्लादेश के रास्ते बंगाल की खाड़ी यानी कि बे ऑफ बंगाल में ड्रेन आउट करता है। अगर इसके पानी के बारे में देखें दोस्तों, उसके पानी के वॉल्यूम के बारे में देखें, एक चीज मैं आपको अभी बता देता हूं। नदी जो होती है ये एक जीवंत एंटिटी है, एक डायनामिक, एक लिविंग एंटिटी है। यानी कि नदी रेस्पॉन्ड करता है उसके पास कितना पानी है, उसके पास कितना सेडिमेंट है। अब जब हम ब्रह्मपुत्र के नदी के वाटर वॉल्यूम को एनालाइज करते हैं तो यह देखने को मिलता है कि इसका ज्यादातर पानी, करीब करीब 80% पानी जो है एनुअल फ्लो का, वो मॉनसून्स के रास्ते आता है। यानी कि सिर्फ 20 से 30% पानी ही तिब्बत साइड से ग्लेशियर्स के माध्यम से ब्रह्मपुत्र में आ रहा है। चाइना के कंट्रोल में एज सच 20 से 30% पानी ही है। तो यह शंका जताना कि भाई क्या चाइना ब्रह्मपुत्र के पानी को रोक के भारत के नॉर्थ ईस्ट के ऊपर चोट पहुंचा सकता है, यह हां भी कह सकते हैं, ना भी कह सकते हैं। ऐसा कैसे? क्योंकि दोस्तों नदी में पानी के 2 फेजेस होते हैं, एक जब पानी ज्यादा होता है और एक जब पानी कम होता है। पानी ज्यादा कब होगा? मॉनसून के टाइम। पानी कम कब होगा? विंटर मंथ्स में, जिसको हम कहते हैं लीन सीजन। अब मॉनसूनल रेनफॉल के चलते ज्यादा पानी आ रहा है भारत के साइड से ब्रह्मपुत्र नदी में। ज्योग्राफी में आप लोग एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, टनलिंग या फनलिंग ऑफ इंडियन मॉनसून्स। ये क्या है? बेसिकली हमारा बे ऑफ बंगाल का जो ब्रांच है मॉनसून्स का, वो आके यहां पे पटकाई बूम से टकराता है। पटकाई बूम हिल से टकराने के बाद जो इंडिया म्यांमार के बीच में स्थित है, वहां से वो इनवर्ड भारत की तरफ मुड़ता है। यहां पे बहुत सारे छोटे बड़े हिल रेंजेस हैं दोस्तों। फॉर एग्जाम्पल डाफला, मिरी, अबोर, मिश्मी, ये हुए नॉर्दर्न साइड के हिल रेंजेस। सिमिलरली साउथ साइड पे आप देखेंगे गारो, खासी, जयंतिया, नागा, बरेल, मीजो, ये डिफरेंट हिल रेंजेस हैं। तो किस तरीके का स्थिति बन गया जानते हैं दोस्तों?
समथिंग लाइक दिस। ये रहा मेरा डाफला मिरी अबोर मिश्मी, ये रहा गारो खासी जयंतिया, और इसके बीच में बहुत सारा मॉनसूनल रेनफॉल ट्रैप हो गया। इसके चलते यहां पे भारी वर्षा होती है, जिसलिए तो आप देखते हैं कि चेरापुंजी हुआ या मौसिन राम हुआ, ये सारे हाई रेनफॉल एरियाज यहीं पे क्यों हैं? क्योंकि टनलिंग ऑफ द इंडियन रेनफॉल या इंडियन मॉनसून हो रहा है। इसके चलते क्या होगा, ज्यादा पानी ब्रह्मपुत्र में इंडिया के साइड से आ रहा है, ना कि चाइना के। यानी कि चाइना अगर डैम बना भी दे तो वो ज्यादा कुछ हमारे मॉनसूनल टाइम पीरियड में हमारा ज्यादा नुकसान नहीं कर सकता। आप देखेंगे मॉनसूनल रेन्स कंट्रीब्यूट टू 70 to 80% ऑफ द रिवर वाटर वॉल्यूम। सिमिलरली चाइनीज डैम्स मॉनसून के टाइम पे कुछ नहीं कर सकते, पर ड्राई सीजन, लीन सीजन में वो जरूर बहुत कुछ कर सकते हैं। लीन सीजन जिसको हम मान के चलते हैं दिसंबर से लेकर मई तक, जब बारिश नहीं होती है, उस समय ब्रह्मपुत्र का सारा पानी कहां से आ रहा है? ग्लेशियर्स से। ग्लेशियर्स किस साइड है? चाइना के साइड। अब अगर चाइना डैम्स बना दे, चाहे पानी को रोकने का क्रिया हो, स्टोरेज डैम हो या रन ऑफ द रिवर डैम्स हो। देखिए डैम दो तरीके होते हैं, एक होता है रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट, जहां पे बहते पानी के काइनेटिक एनर्जी को आप यूज करते हो टरबाइन घुमाने के लिए और उससे एनर्जी जनरेट करते हो, और एक होते हैं स्टोरेज मॉडल्स, जहां पे आप पानी को रोकते हो और उसके बाद आप एनर्जी जनरेट करते हो। तो चाइना अगर डैम्स बना देगा तब हमारा जरूर लीन सीजन में प्रॉब्लम्स खड़ा हो सकता है। चाहे वो रन ऑफ द रिवर बनाए, चाहे वो स्टोरेज बनाए, मामला सेम है। सिमिलरली आप देखेंगे दोस्तों कि जैसे भारत आज इंडस वाटर ट्रीटी के अंतर्गत अपने डैम्स को एक तरीके से फॉर द लैक ऑफ अ बेटर वर्ड वेपनाइज कर रहा है पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए, क्या हमारे पास वही प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा हमको अगर चाइना ऐसे डैम बनाता है? चलिए दो तीन फैक्ट्स आपको हम जल्दी से बता देते हैं। ब्रह्मपुत्र के ऊपर चाइना ऑलरेडी दो तीन डैम्स बना चुका है। एक है जांगमू डैम, एक और चल रहा है जो वर्ल्ड का बिगेस्ट डैम चाइना क्लेम करता है, जिसका नाम है मेडोग काउंटी प्रोजेक्ट। ये सारे डैम्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, और जैसे भारत आज अपने डैम्स के रास्ते पाकिस्तान को चोट पहुंचाता है, वही सेम थ्रेट हमको भी है। क्यों? क्योंकि चाइना इन दिस केस अपस्ट्रीम स्टेट बना, जिसको हम कहते हैं अपस्ट्रीम, यानी कि वो सोर्स ऑफ द रिवर के पास में है। हम लोग बने डाउनस्ट्रीम स्टेट, और क्योंकि ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश के रास्ते भी जारी है तो बांग्लादेश बना फर्दर डाउनस्ट्रीम स्टेट। तो अगर पानी यहां पे रोकी जाएगी, उसका प्रभाव ना सिर्फ भारत को पर बांग्लादेश को भी झेलना पड़ेगा। तो ये रहा द कॉन्सेप्ट ऑफ द सडन रिलीज, की अचानक से अगर पानी छोड़ा गया तो फ्लडिंग इवेंट्स जरूर होंगे, पॉलिटिकल टेंशन हो सकते हैं जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में आज प्रेजेंट है, और फ्लड का रिस्क भी ज्यादा बढ़ जाएगा। जैसा हमने देखा नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया में डुअल प्रॉब्लम है, एक तो है कि मॉनसून ज्यादा, और एक अगर ब्रह्मपुत्र की नदी को आप फ्लक्चुएट करते हो, उसके रिवर वाटर को फ्लक्चुएट करते हो। सिमिलरली आप देखिएगा इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी एसोसिएटेड है। आपको मैंने अभी बताया कि नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, यहां पे एंडेमिज्म बहुत ज्यादा है। अब आप खुद सोचिए, पानी का वेरिएबिलिटी होगा तो जमीन पे जीव जंतु के ऊपर फर्क पड़ेगा। और एक और फतह की बात कि अगर चाइना आज डैम बनाता है तो उसका नुकसान सिर्फ भारत को नहीं, बांग्लादेश को भी होगा। कैसे? चलिए एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझिए। ये रहा नदी, ये रहा आपका ओशन। नदी में हमारा पानी नॉर्मल तरीके से जा रहा है, इस दौरान रिवर और ओशन के बीच में एक हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम बन जाता है, यानी कि एक स्टेबिलिटी अचीव हो गई है। मेरा पानी जाएगा नदी के रास्ते और ड्रेन आउट करेगा ओशन में। पर अगर वहीं पे हम अब डैम बना दें, यानी कि ये नदी का पानी अब कम हो गया, तब क्या होता है? तब यही ओशन का पानी अंदर आ जाएगा रिवर चैनल के रास्ते और स्प्रेड आउट करेगा इन कोस्टल एरियाज में। इसको कहते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ सैलिनिटी इंट्रूजन। इसके चलते क्या होगा? क्योंकि ओशन का पानी खारा है, सॉल्टी पानी है, तो वो सारा नमक का पानी अब आपके कोस्टल लैंड पे स्प्रेड कर गया। वो लैंड अब एग्रीकल्चर के लिए खराब हो चुकी है। सिमिलरली वो कोस्टल का सॉल्टी पानी अब आपके ग्राउंड वाटर को भी कंटामिनेट कर देगा। क्यों? क्योंकि किसी अपस्ट्रीम स्टेट ने एक डैम बना दिया, नदी का पानी कम हो गया, ओशन का पानी अंदर आ गया, हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम टूट गया। और यह प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है बांग्लादेश को। अब ध्यान रखिएगा, यहां पे पाकिस्तान और बांग्लादेश का अपना एक स्टोरी चल रहा है, पाकिस्तान और चाइना का अपना एक स्टोरी चल रहा है। क्या चाइना पाकिस्तान के सो कॉल्ड एलाई
मोहम्मद यूनुस के गवर्नमेंट के अनुसार अगर देखें, ये लोग एलाइज हैं, अभी बहुत घनिष्ठ मित्रता हो गई है। ये मित्रता कब तक चलेगी? कहीं इंडिया को नुकसान पहुंचाने के चक्कर में पाकिस्तान के छोटे भाई सो कॉल्ड बांग्लादेश को नुकसान ना पहुंच जाए, इसीलिए चाइना वेट एंड वॉच पॉलिसी को अभी देख रहा है। सिमिलरली आप देखिएगा दोस्तों कि यहां से क्लाइमेट चेंज का भी लेना देना है, क्योंकि ज्यादा पानी जो ब्रह्मपुत्र में आ रहा है वो आ रहा है ब्रह्मपुत्र के डिफरेंट ट्रिब्यूटरीज जो इंडियन साइड पे है। इन ट्रिब्यूटरीज में पानी कहां से आता है? मॉनसून से। अब मॉनसून का फ्लक्चुएशन होगा, अगर जो हो रहा है साल दर साल क्लाइमेट चेंज के चलते मॉनसून का स्ट्रेंथ में डिफरेंसेस देखा जा रहा है, जिसके चलते आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नदी का पानी फ्लक्चुएट होगा तो नॉर्थ ईस्ट को भी प्रभावित होना पड़ सकता है। तो ये रहा फ्रेंड्स एक मेजर डेवलपमेंट, जो एक भ्रांति फैली है कि चाइना शायद इंडिया को हार्म कर सकता है। नॉट नेसेसरीली, फिर भी भारत को कुछ चैलेंजेस को आइडेंटिफाई करके सॉल्व करने की आवश्यकता है। सबसे पहला, आप फ्लो अनसर्टेनिटी को कैसे सॉर्ट आउट करेंगे? आप हाइड्रोलॉजिकल मॉनिटरिंग स्टेशंस लगाइए पासीघाट में, अरुणाचल प्रदेश में, या सियांग नदी के ऊपर। यह एक अर्ली वार्निंग सिस्टम जैसा हमारा काम करेगा। सिमिलरली जियोपॉलिटिकल लेवरेज आप कैसे बिल्डअप करेंगे? इंगेज विद चाइना। जैसे पाकिस्तान के साथ इंडस वाटर ट्रीटी था, चाइना के साथ भी एक ट्रीटी फाइनलाइज कीजिए, फॉर्मलाइज कीजिए, चीजों को दस्तावेज पे लाइए, मौखिक तरीके से इस नॉर्थ ईस्ट के फ्यूचर को मत छोड़िए। सिमिलरली इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट आपको करना पड़ेगा, डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है आपको। चलिए फॉर एग्जांपल याद करिए 1999 का साल, जब ओडिशा में आता है सुपर साइक्लोन, बहुत सारे लोगों का जान माल का नुकसान होता है। पर वही ओडिशा साल 2024 में जब साइक्लोन आता है तो 0 कैजुअलिटीज होती हैं। क्यों? क्योंकि ओडिशा ने डिजास्टर रेजिलियंस के ऊपर काम किया, उसने लोगों को ट्रेनिंग दी। आपको पता है ओडिशा एक ऐसा स्टेट है जहां पे साल में 2 बार मॉक ड्रिल्स होते हैं साइक्लोन मैनेजमेंट के लिए, ताकि लोगों को ट्रेनिंग हो कि साइक्लोन आ रहा है तो हमें क्या करना है। वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे ब्रिज हो, कलवर्ट हो, रोड हो, इवन पावर लाइन, उसको भी साइक्लोन के मद्देनजर बनाते हैं। पावर लाइंस को अंडरग्राउंड लगाया जाता है ताकि साइक्लोन के चलते वो टूट ना जाए, पावर सप्लाई बाधित ना हो। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स को हम कहते हैं डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट। उसी की आवश्यकता है नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया में भी, अगर फ्लड के रिस्क को हमको कम करना है। सिमिलरली आप देखिएगा क्लाइमेट अडेप्टेशन में आपको काम करने की आवश्यकता है। यहां पे आप किन चीजों पे काम करेंगे? अर्ली वार्निंग सिस्टम पे, क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे, एंड लास्टली दोस्तों रीजनल कोऑपरेशन के बगैर ब्रह्मपुत्र नदी का ये मसला हल नहीं हो सकता। ब्रह्मपुत्र नदी के बेसिन स्टेट्स के बारे में अगर हम बात करें तो 4 है। पहला है चाइना, फिर है इंडिया, फिर है भूटान और लास्टली बांग्लादेश। और ये आवश्यकता है कि इन द स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन ये चारों स्टेट्स, ये चारों कंट्रीज आके एक फॉर्मलाइज्ड अग्रीमेंट, ट्रीटी मैकेनिज्म तैयार करें। आई होप ये डिस्कशन आपको पसंद आया, आप समझ पाए चाइना, इंडिया, बांग्लादेश, भूटान और रिवर ब्रह्मपुत्र आपस में कैसे जुड़े हैं। Please do consider leaving a like and a comment if you like this entire discussion.